तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 445 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लॉर्ड्स रिकवर हो चुके थे और फिर से इनवांचेस्टर्स पे काउंटर अटैक कर चुके होते हैं, जिसके साथ उन्होंने अपने अटैक को भी किया था। जिसके साथ इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है 8 लॉर्ड्स को, जो कि लू फेंग के द्वारा लीड किया जाता है। वो डायरेक्टली इनवांचेस्टर्स को क्लोज डिस्टेंस जाने का शुरू करता है, जिसके साथ युवान वहां पे अपनी बर्न आई के साथ कहता कि हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं, चलो अपने कर्स किलिंग कैलेमिटी फॉर्मेशंस को डिप्लॉय करते जैसा कि हमने प्लान कर रखा था। अब जितनी उनके बीच में दूरी थी, उनके और इनवांचेस्टर्स के बीच में, तो यार वो कह सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस होती है अपनी कर्स किलिंग टेक्निक को यूज़ करने के लिए। इसके साथ हमें दिखाया था कि इस रेंज में इनवांचेस्टर्स अपने ऊपर डिफेंसिव फॉर्मेशंस को भी लगाए हुए थे, लेकिन उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशंस अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर वो कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक को यूज़ करते, लेकिन ये मत भूलो कि उन्होंने अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशंस को बना लिया होता। जब उन्हें एहसास होता है कि लॉर्ड्स नज़दीक आए थे, तो कह सकते हो कि उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशंस पूरी तरह से है। और लू फेंग और बाकी लॉर्ड्स कर्स किलिंग टेक्निक को इसलिए यूज़ करते क्योंकि वो सारे फिजिकल और एनर्जी बैरियर्स को तोड़कर किसी टारगेट को डायरेक्टली जाकर हिट करता है। अब जो फॉर्मेशंस होती है वो 4 लॉर्ड्स के कंबाइंड पावर से बनी होती हैं। ये ओरिजिनल टेक्निक होती है जो कि युवान के फॉर्मेशंस के ऊपर की मास्टरी की वजह से बन पाई होती हैं। इस फॉर्मेशंस के अंदर लू फेंग की लाइफ सेवरिंग ब्लेड टेक्निक होती है, लॉर्ड मोमेंट की वेव किलिंग टेक्निक होती है जो कि उसकी मेन क्लोन कॉम्बैट टेक्निक की सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। वहीं पे लॉर्ड जिन की कैलेमिटी डिस्ट्रक्शंस होती है, वहीं पे लॉर्ड जिंगमैन की स्पेस टाइम डिवोरिंग एनिहिलेशंस की पावर होती है। युवान के कोऑर्डिनेशन से उनकी टेक्निक और भी ज़्यादा हार्मोनाइज हो जाती है, उनकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर एक लॉर्ड्स अपने इंडिविजुअल टेक्निक्स को एक साथ मिलाया करते थे। यहाँ तक कि लू फेंग 2 डॉल्स को मास्टर कर रखा था, लेकिन लू फेंग की सेवरिंग लाइफ फोर्स वो अपने ब्लड शैडो ब्लेड के साथ कंबाइन हो जाती, तो उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। हमें यह भी बताया जाता है लॉर्ड मोमेंट के बारे में कि लॉर्ड मोमेंट के पास वेव डॉ की पावर होती है, जो कि सबसे यूनिक डॉ में से एक होती है, जो कि एक फ्लक्चुएशंस के रूप में अपने अटैक को कर सकता था, जिससे कि एनिमीज को लगना ही लगना होता है। और यहाँ पर जब वो अपने फुल पावर्स को बर्न करके अटैक करते तो सामने वाला बंदा भी दर्द की मारे चीख उठता है। इसी कारण वो अपनी किलिंग टेक्निक को बार बार यूज़ करता था और लू फेंग उसे बार बार रिकवर कर दिया जाता था। हमें यहाँ पे पता चलता कि जो 4 लॉर्ड्स थे, तो उनमें से लॉर्ड मोमेंट की पावर सबसे ज़्यादा थी। उस कर्स किलिंग टेक्निक में लॉर्ड मोमेंट की कंट्रीब्यूशन 50% होती है, मतलब लू फेंग से भी ज़्यादा, और लू फेंग की महज 30% होती है। लॉर्ड जिंगमैन की 15% होती है और लॉर्ड जिन की 5% होती है। मतलब इन सारे लॉर्ड्स में लॉर्ड मोमेंट की पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉर्ड मोमेंट वेव पावर्स को यूज़ करते हैं, तो वेव किसी भी चीज़ को फिजिकल फॉर्म एनर्जी को चीरते हुए अंदर तक जा सकती है, जिसके कारण वो अटैक्स उसको जाकर हिट किया ही करती है। और बाकी के लॉर्ड बिंगवांग की बात करें तो वो इसमें नहीं शामिल है, और लॉर्ड युवान तो वो फॉर्मेशंस को कंट्रोल करके सारे पावर्स को और भी एम्पलीफाई कर देते हैं। इनकी पावर्स लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे 3 गुना ही लिखी, जिसके साथ वहाँ पे युवान की गाइडेंस से कर्स किलिंग टेक्निक फॉर्मेशंस एक्टिवेट होती है और उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। उन्होंने अपने टारगेट्स को ऑलरेडी सेट कर रखा था और उसी के साथ वो अपने अटैक को चल चुके होते और 8 लॉर्ड्स इंतजार करते कि इस अटैक का क्या नतीजा होता है। इसके साथ हमें सीन चेंज कर इनवांचेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर तैयार खड़े होते हैं। उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशंस वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। जब उन्होंने अपनी कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक को देखा कि कैसे वो उनकी तरफ आ रही है, तो सभी इनवांचेस्टर वो यार कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको घंटा पता ही नहीं होता। मतलब यहाँ पे लू फेंग ने जो अटैक किया था वो उन्होंने साइलेंट अटैक किया था, लेकिन वो सब जान चुके थे कि लॉर्ड्स पास आ चुके थे, तो वो अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशंस को ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। लेकिन उन्हें लू फेंग और बाकी लॉर्ड्स के द्वारा कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक की डिसेंड होने की पता ही नहीं चलती, उन्हें भनक ही नहीं लगी होती है। लेकिन इसी के साथ इनवांचेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम मोगुसी निर्वाणा इनवांचेस्टर सांजोर और बाकी के कुछ 10 इनवांचेस्टर्स को एहसास हो जाता कि कुछ न कुछ तो गलत है। उन्हें डेंजर का एहसास हो जाता कि कोई अटैक्स हमारी तरफ आ रही है, लेकिन वो डिटरमाइन नहीं कर पाए थे कि जो इनविजिबल थ्रेट उन सब की तरफ आ रही, क्या वो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करे या फिर नहीं। मतलब सब लोग ये सोच में थे कि आखिरकार ये अटैक किसके ऊपर लगने वाली है।
अब यहाँ पे ट्रू टारगेट कोई भी परसीव नहीं कर पाता, लेकिन उसी के साथ हमें निर्वाणा हीना एंचेस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से आँख को पोजेस किया करता था, जिसकी बॉडी पूरी तरह से इस आँख के द्वारा ही डोमिनेट की जाती है। और यहाँ पर लॉर्ड्स का पूरा शिकार ही नाइटमेयर हीना एंचेस्टर ही होता है। अब नाइटमेयर हीना एंचेस्टर ये इल्यूजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और यही इसकी एकमात्र स्ट्रेंथ होती है। इसकी कॉम्बैट पावर में बात करें क्लोज कॉम्बैट में तो इसकी पावर्स मेडिकोर थी, बीच वाली थी, जिसकी वजह से इसे डिफेंसिव फॉर्मेशंस के सबसे बीच में रहना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे कैलेमिटी आके सीधे नाइटमेयर हीना एंचेस्टर्स को जाके लगती है। वो कैलेमिटी अपने फोर्सेस को अनलीज करती है, वो पास्ट से फ्यूचर से सभी जगह से आकर उस पर स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसे मिटाया ही नहीं जा सकता है और सारे एनर्जीज उसको डिवोवर करना शुरू करते, उसके लाइफ कोर के वाइटैलिटी को डिवोवर करना शुरू कर देते और वहाँ पे उसके लाइफ कोर के अंदर ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस इरप्ट होना शुरू हो जाती हैं। मल्टीपल फोर्सेस एक साथ परफेक्टली काम करती हैं और इसी वजह से नाइटमेयर हीना एंचेस्टर्स की आंखें कांप उठती है और फिर सैटर हो जाती हैं। यहाँ तक कि वो मौत के कगार पे था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ रिग्रेट और डिफेंस को ही देख पा रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट और फ्यूचर से अटैक्स आई थी वो उसके पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके लाइफ कोर को पूरी तरह से सैटर कर दिया होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कोई भी बंदा इमॉर्टल नहीं होता है। जो इमॉर्टल से उन्होंने या तो रिफाइन किया होता है किसी मिस्टीरियस लैंड को, या फिर वो अपने कोर को ऐसी जगह छिपा रखे जिसका कोई पता ही नहीं है। लेकिन नाइटमेयर हीना एंचेस्टर उसकी लाइफ कोर वनरेबल होती है, उसके लाइफ कोर के ऊपर ही अटैक की जाती है, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर सभी जगह से अटैक आके उसके बाकी बॉडीज को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से बंदा खत्म मर चुका होता है। 8 लॉर्ड्स की अपनी पूरी पावर्स एक लॉन्ग रेंज में काम आती हैं और जो डिफेंस थे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपने युवान और बाकी सब ने नाइटमेयर हीना एंचेस्टर्स को एक टारगेट बनाया था, क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट फॉर्मेशंस के अंदर था। फॉर्मेशंस तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके पास कोई भी डिफेंसिव टाइप की पावर्स उतनी नहीं थी जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसी वजह से उन सभी ने मिलकर उसको इतनी आसानी से मार दिया। यहाँ तक कि मोगुसी जो कि एक इमॉर्टल रेलम का बंदा था, वो भी कंप्लीटली सोल पावर्स के साथ फ्यूज हुआ करता था, लेकिन उसकी बॉडी भी उतनी ही ज़्यादा फ्रेजाइल हुआ करती थी, इसलिए तो जिंगमैंग उसे कुत्ते की तरह मारा करते थे। उसे हमेशा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उसे कोने में बैठने को मजबूर कर दिया करते थे। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे ही नाइटमेयर हीना एंचेस्टर पेरिस होता है, उनके अंदर या एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट होती है जहाँ पे अपने जिंगमैंग उस टाइमलाइन में जाके उसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मतलब कि हमेशा की तरह हीना एंचेस्टर्स को मारकर उनकी बॉडी को लूटना इस परमानेंटली, जिसको देखकर तो सारे बंदे हैरान हो जाते कि क्या व्हाट द हैक, ये हुआ क्या? निर्वाणा हीना एंचेस्टर क्या मर चुका है? आखिरकार वो फॉर्मेशंस के प्रोटेक्शंस के अंदर कैसे मर सकता है? सारे हीना एंचेस्टर्स वो शौक और गुस्से दोनों से भर जाते हैं। अल्दो 8 लॉर्ड्स अपनी कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक को यूज किए थे, लेकिन वो फॉर्मेशंस के साथ जाके टकराई थी। सारे हीना एंचेस्टर्स अपने सराउंडिंग में ही थे, अपने फॉर्मेशंस के अंदर ही थे। उन्होंने ऑलरेडी सेंस किया था कि कैसे नाइटमेयर हीना एंचेस्टर्स की वाइटैलिटी वो छीनना शुरू हो चुकी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए होते हैं। ये टेक्निक सभी डिफेंसिव फॉर्मेशंस को इग्नोर कर रही थी। यहाँ पर ये लॉर्ड मूवमेंट की पावर्स की वजह से हो पाई थी, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि लॉर्ड मूवमेंट की पावर्स क्या इतनी सफिशिएंट है कि वो एक हीना एंचेस्टर्स को मारने के काबिल हो जाए, और कोई भी बिलीव कर ही नहीं पाता, क्योंकि इसमें मोस्टली लॉर्ड मूवमेंट की 50% पावर्स लगी होती हैं। लू फेंग की महज 30% पावर से, लॉर्ड जिंगमैंग की 15 और जिन की सिर्फ 5% ही पावर होती। तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि क्या एक हीना एंचेस्टर्स को मारा जा सकता है वैसे इस भी पावर्स में, और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कभी भी हो सकता है। पास्ट के वॉर के भी बारे में वो सोचने लगते हैं जहाँ पे लॉर्ड मूवमेंट अपनी पावर्स को यूज़ किया करते, लेकिन वो फिर भी सिर्फ इंजरीज को ही दे पाते थे। लेकिन यहाँ तो एक डायरेक्टली हीना एंचेस्टर्स की मौत हो चुकी है। लेकिन वो तो लू फेंग के ब्रेक थ्रू के बाद थी कि लॉर्ड मूवमेंट अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को बर्न करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि बर्न करने के बावजूद वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो हीना एंचेस्टर्स को अकेले एनिहिलेट कर सके, जो कि यहाँ पे उसने अकेले तो ना किया था, सबने मिलके किया होता है। इसके साथ वहाँ पे बाकी सारे बकवास होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे एपिसोड्स में सेम होते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि हीना एंचेस्टर्स की फट पड़ती है। वो समझ चुके थे कि हम लोग दूर
से अटैक नहीं कर सकते तो हमें क्लोज रेंज करना ही होगा। सारे ह्यूमन चेस्टर्स 8 लॉर्ड के पास जाना शुरू कर देते हैं और वो अपने टाइम एंड स्पेस की पावर्स को यूज करके अपने बीच के गैप को कम करना शुरू कर देते हैं। although कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक एक लॉन्ग रेंज किलिंग टेक्निक है जो कि टाइम स्पेस ट्रांसवर्स करके सब पे अटैक करती थी, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जगह से अटैक किया करती थी। प्रेजेंट को ऐसे नहीं करते क्योंकि पास्ट और फ्यूचर से अटैक करते, प्रेजेंट को रोका जा सकता था, लेकिन वो सभी पास्ट और फ्यूचर से ही अटैक्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो उसका पता लगा ही नहीं पाते। जिसके साथ लॉर्ड मोमेंट जो कि अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को ऑलरेडी बर्न कर चुका था, वो फिर से लू फेंग की पावर से हील हो जाता है। जिसके साथ मोगुसी यहाँ पे युवान की तरफ देख कर कहता कि यार ये बंदा तो पूरी तरह से बदल चुका है, चलो हम लोग लू फेंग पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे उन सबका फाइनली टारगेट बन जाता है लू फेंग। लेकिन यहाँ पे लू फेंग की पावर्स के हमें बारे में पता चला कि लू फेंग की सोल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। एक सोल मतलब एक लॉर्ड बनने के बाद, और जब उसने एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को लिया तो उसके बाद उसकी सोल तो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी। तो यहाँ पे हमें उसी के बारे में पता चलने वाला है बिना किसी हेसिटेशन के। वो अपने फाइव कंपेनियंस के साथ बात करता है, क्योंकि यार जब उसके नाइट में ह्यूमन चेस्टर्स को उसने खो दिया तो उनकी कंबाइंड पावर्स थोड़ी सी ही कम हुई होती है। ऐसा नहीं था कि उसकी 50% कम हो चुकी थी, बहुत ही कम हुई होती हैं। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोगुसी अपने 5 ह्यूमन चेस्टर्स के सपोर्ट के साथ वो अपने सोल टेक्निक्स को फिर से यूज़ करते हैं, और इस बार वो सिर्फ 80 से 90% होती है। सिर्फ महज 10 से 20% ही फासला आया था सिर्फ एक ह्यूमन चेस्टर्स के कम होने की वजह से। इसके साथ एक सोल टेक्निक, एक इनविजिबल इनपर्सिटेबल, वो लू फेंग की तरफ जाती है। उनकी पावर्स कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे कि उनके एक ह्यूमन चेस्टर्स कैसे मर सकते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने युवान को टारगेट बनाया था, लेकिन इस वक्त वो अपने लू फेंग को टारगेट बनाए थे। अब इस चीज़ को देखकर युवान, लॉर्ड जिंगमेंग, लॉर्ड मोमेंट और बाकी के लॉर्ड्स वो हैरान होते, वो यार चिंताजनक में चले जाते कि क्या लू फेंग वो होल्ड आउट कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि उन सबको पता था कि यार ये किलिंग टेक्निक, वो जो सोल टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने अपने कर्स किलिंग टेक्निक को यूज़ करके एक बंदे को तो मार दिया है जो कि उनकी सोल टेक्निक पावर्स को वीकेंड कर चुका है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वीकेंड नहीं हो चुका है कि यार वो किसी लॉर्ड्स को सहा जा सके। मतलब वो लू फेंग के बारे में चिंता कर रहे थे जो कि एक नया नवेला लॉर्ड बना था, तो वो लोग इसकी फिक्र करने लगते कि क्या लू फेंग उसको सहा सकता है या फिर नहीं। और युवान की आंखों से हमें चिंताजनक साफ दिखाई दे रही होती कि कैसे मोगुसी की पावर्स कितनी ज़्यादा थी। उसने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया था, वो उसके भयंकर डर को जानता था कि वो कितना ज़्यादा भयंकर था। उसकी खुद की सोल पावर्स वो कैसे पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। अगर युवान अपने ऑरिजिन सिस्टम ह्यूमन रूल सर्कुलेशंस पाथ को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया होता तो उसके पास कभी भी इतना हिम्मत हो ही नहीं पाता कि वो अपने इस नंबरस सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ मर्ज कर सके। वो उसमें सप्रेस होकर रह जाता। अगर वो वहाँ पे उसको हटाता भी तो सिर्फ 30 से 40% ट्रू पावर्स को ही यूज़ कर पाता। वो तो अपने युवान ने ब्रेक थ्रू कर रखा था, जिसकी वजह से उसने इन सबको ओवरकम कर दिया। जिसके साथ युवान लू फेंग की तरफ चिंताजनक देखकर कहते कि लू फेंग वो काफ़ी यंग है और मुझसे काफ़ी कम एक्सपीरियंस वाला बंदा है, तो क्या वो सह पाएगा। लेकिन सडनली 8 लॉर्ड्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो चिंता कर रहे थे लेकिन उनकी कंबाइंड फॉर्मेशंस पावर्स वो जरा सा भी कम नहीं होता, वो पीक पे ही होती है। उनकी परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस पूरी तरह से सही होती है और वो ह्यूमन चेस्टर्स पे अटैक कर रहे होते, जिसको देखकर सारे लॉर्ड्स हैरान हो जाते कि लू फेंग की स्ट्रेंथ वो जरा सा भी कम नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर लू फेंग को कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि लू फेंग को कुछ असर हुआ ही नहीं था कि उसको कुछ समझ में भी आए। जिसको देखकर लू फेंग अपने सातों कंपेनियंस की तरफ देखकर कहता है कि आखिरकार तुम लोग मुझको मेरी तरफ ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो। तो युवान उससे पूछता कि क्या तुम्हें वो फील नहीं हुआ। तो लू फेंग कहता कि नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। जिसको देखकर तो है वो सब हैरान हो जाते हैं। बॉटल फॉर्मेशंस वो पूरी तरह से फ्लॉलेस थी, वो अपने पावर्स को अच्छे से जनरेट कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पर सब लोग खुश थे। लेकिन अगले साइड में हमें मोगुसी उसके 5 कंपेनियंस को दिखाया जाता है जो कि हैरान हो चुके थे। उन्होंने अपने सोल टेक्निक्स को अनलीज कर दिया था और मोगुसी उसका मेन कास्टर था। तो उसको सेंस करते हुए क्या था कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे मोगुसी ने खुद अटैक किया था, लेकिन मोगुसी की दिल कांप उठती जो कि उसने लू फेंग पे अटैक किया होता। उसी की वजह से उसे एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस की एक झलक दिखती है। एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पावर्स लू फेंग को कॉन्स्टेंटली एम्पलीफाई कर रही थी और एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस हाईएस्ट लेवल मिस्टीरियस लैंड में से एक है। भले ही लू फेंग ने उसके 1/7 पावर्स को ही
अपोजेस किया हो, लेकिन फिर भी ये हाईएस्ट लेवल मिस्टीरियस लैंड की पावर्स थी, इसके अंदर बाउंडलेस मिस्ट्रीज मौजूद थी और ये एनर्जी और मेटल को भी सरपास कर देती हैं और इसकी रूल ये अनडिनाइंग होती हैं। यूनिकनेस के बारे में बात करें तो यार सबसे ये हाईएस्ट, सबसे टॉप पे है पूरे के पूरे इन्फिनाइट हिनवान स्पेस में। कोई भी सिंगल मैटर, एनर्जी, टाइम, काउजन इफेक्ट, सोल, कोई भी इसको सरपास नहीं कर सकते और ये हमेशा पाइनिकल पे ही रहेगी। ऑफ कोर्स लू फेंग ने इसके छोटे से पावर्स को पोजेस किया है, लेकिन फिर भी ये पाइनिकल लेवल की पावर्स होती हैं। लॉर्ड जिंगमैंग जो कि काउंटलेस टाइमलाइन को देख सकते थे, लेकिन वो फिर भी लू फेंग के फ्यूचर्स को नहीं देख सकते थे। ये सिर्फ अपने एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पावर्स के बीच में आने के कारण ही हुआ होता है। इसके साथ में यहाँ पे दिखाया जाता है मोगुसी को, जिसे दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने सोल टेक्निक को यूज़ किया था, उसकी सोल टेक्निक डिस्ट्रक्शंस पावर के साथ कॉन्टैक्ट में आती है। मोगुसी अपने एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस की एक झलक देख पाता है, लेकिन उसी झलक में उसके ऊपर वापस से अटैक हो जाते हैं, जो कि अपने निगेटिव इमोशंस, किलिंग, हेट्रेड, इंटेंस सभी चीज़ें उसके ऊपर लग जाती है, यहाँ तक कि डर, सब चीज़ें उसके ऊपर ही अटैक कर देती हैं और डिस्ट्रक्शंस पावर उसके सोल टेक्निक को भी अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स सिर्फ 30 से 40% ही रह जाती है, जब तक कि वो लू फेंग के पास पहुंची जा सके। जिसको देखकर मोगुसी को रियलाइज हो जाता है कि लू फेंग एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी सोल पावर्स उसे कुछ नहीं कर सकती हैं। मोगुसी जो कि हमेशा से प्राउड में रहा करता था कि उसके पास हाईएस्ट लेवल की पावर से उसकी सोल पावर सबको सप्रेस करके रखेगी, लेकिन जब उसने अपने एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के इन्फ्लुएंस में आया तो बंदे की हालत खराब हो जाती है। और लू फेंग यहाँ पे सोचते हुए क्या आता है कि हाईएस्ट लेवल पावर्स, वो भी मिस्टीरियस लैंड के अंदर, ये तो सच में ट्रस्ट वर्दी है, ये ट्रूली वर्दी है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ पावर्स लू फेंग के ऊपर एक आर्मर की तरह थी, जहाँ पे लू फेंग के ऊपर जब सोल अटैक हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इतना ज़्यादा कमज़ोर कि वो लू फेंग के स्पिरिचुअल विल को पेनिट्रेट भी नहीं कर सकती थी, वो उसके अंदर जा ही नहीं सकी, जिसकी वजह से लू फेंग बड़ी आसानी से उसको झील लेता, उसको कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं होता है। लू फेंग आराम से उस इल्यूजन्स को सह लेता है, क्योंकि वैसे वैसे इल्यूजन्स लू फेंग ने बच्चों में सहा होता है। जिसके साथ युवान हंसते हुए कहता, ब्रदर लू फेंग तुम तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, तुम तो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, चलो हम लोग फिर से अपने कर्स किलिंग कैलेमिटी फॉर्मेशंस को फिर से यूज़ करते हैं। जिसको देखकर लॉर्ड वुमेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, वो फिर से अपने मेन कॉमेट क्लोन को बर्न करना शुरू करता है, वो अपनी कर्स किलिंग कैलेमिटी टेक्निक को फिर से यूज़ करता है। अब यहाँ पे लॉर्ड वुमेन भले ही अपने सेक्रीफाइस टेक्निक को यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स डाउन हो जाती थी, लेकिन उसकी वजह से डिफेंसिव फॉर्मेशंस में भी फ़र्क होती थी, लेकिन डिफेंसिव फॉर्मेशंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉर्ड वुमेन की पावर्स इतनी नहीं थी कि वो डिफेंसिव फॉर्मेशंस को ज़्यादा कर सके। भले ही यहाँ पे 90% हो जाती थी, उसके क्लोन को बर्न करने की वजह से डिफेंस 10% तक डाउन होती थी, लेकिन ये किलिंग फॉर्मेशंस को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी हुआ करती थी। आफ्टर ऑल लू फेंग, युवान, लॉर्ड जिंगमैंग वो अपने 3 कोर पिलर्स थे इस फॉर्मेशंस को बनाए हुए, तो उन सबको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जिसके साथ वो अपने अटैक को करते हैं। इसको देखकर हिनवान चेस्टर्स में जितने भी बंदे थे उनमें 1000 आई हिनवान चेस्टर था, वो इस चीज़ में देख कर डर जाता है, क्योंकि नेक्स्ट अटैक इसी बंदे पे होता है जो कि नेक्स्ट सोल बंदा होता है, और इसके ऊपर जब अटैक होता है तो बंदा पूरी तरह से चीखों में भर जाता है और इसकी लाइफ कोर ये भी टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि यार पूरे के पूरे हिनवान चेस्टर्स जो कि सोल टेक्निक के अंदर माहिर थे, तो इसकी बंदे की बॉडी सेकेंड फ्रेजाइल फिजिकल बॉडी होती है, जिसकी वजह से लॉर्ड्स ने इसके ऊपर ही टारगेट बनाया होता है। और ये 1000 आई कैलेमिटी टेक्निक के ऊपर अपने कर्स कैलेमिटी टेक्निक को यूज़ करते हैं और इसको मार देते हैं और बंदा एकदम से ख़त्म, इसकी लाइफ को सैटर हो जाती है और लॉर्ड जिंगमैंग इसके कोर को सैटर करने के बाद इसकी बॉडी को हथिया लेते हैं, जिसको देखकर जितने भी हिनवान चेस्टर थे वो समझ जाते कि ये ख़त्म हो चुका है, ये बहुत ही बुरा है, हम लोग हार रहे हैं। वो लोग समझ जाते कि सिचुएशन कितनी बुरी हो चुकी है। 8 लॉर्ड्स वो एक साथ फिर से मिलकर फाइट कर रहे हैं, उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ वो फ्लॉलेस हो चुकी है और युवान उसके ऊपर तो सेल टेक्निक का असर तो हुआ, लेकिन रिकवर हो चुका है। लू फेंग कंप्लीटली अनहार्म्ड है, उसको तो हार्म किया ही नहीं जा सकता, और लॉर्ड जिंगमैंग को तो हम लॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग सोल टेक्निक को कैसे परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से वो इन तीनों कोर मेंबर्स के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते। और बाकी के बचे 4 और बंदे, मतलब 5 और बंदे,
तो यार वो उनके ऊपर अटैक करके भी क्या करेंगे, भले ही उनकी पावर्स को वो बहुत ही कम कर दें, लेकिन उनकी पावर्स इतना ज़्यादा थी नहीं कि वो अपने फॉर्मेशंस को उतना ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकें। लॉर्ड मोमेंट को ही देख लो, लॉर्ड जिन को ही देख लो, तो उन सब की पावर्स कंट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और जो 3 बंदे थे जब तक उनको ना हिला दिया जाए तब तक वो उनको हरा ही नहीं सकते हैं। मान लो कि लॉर्ड जिन पीछे हो जाते तो लॉर्ड जिन की पावर सिर्फ 5% ही होती है। भले ही लॉर्ड मोमेंट के ऊपर अटैक करे तो क्या हुआ, लॉर्ड मोमेंट उस किलिंग टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास और भी भयंकर वाली टेक्निक है जो कि उनको परफॉर्म करने आती हैं, जिसको देखकर वो सभी समझ जाते कि वो अब हार चुके हैं, क्योंकि 2 हीन विंचेस्टर जो कि सोल में स्किल थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अगर वो और भी इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं तो मारे ही जाएंगे। जिसको देखकर तो यार सब लोग ही फट जाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या वो लोग पीछे होने को तैयार होते या फिर वो लोग ऐसे ही बैटल को कंटिन्यू करके 5-10 और हीन विंचेस्टर्स को मरता हुआ दिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।